साथियों नमस्कार। पोजिट्रॉन क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों पिछली क्लासेस में हमने पढ़ा कि सेंटर ऑफ मास का वेग कैसे ज्ञात करते हैं और सेंटर ऑफ मास का त्वरण कैसे ज्ञात करते हैं। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको जाते जाते दो वक्त क्वेश्चन दिए थे, उन प्रश्नों को कर लेते हैं और उसी क्लास को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन क्या दिए थे मैंने आपको? क्वेश्चन दिए थे कि हीलियम, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हीलियम, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इनके वेग दिए थे क्रमशः क्या क्या थे? आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप, 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप, तथा एक और वेग क्या था? एक था 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 2 के कैप, 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप, 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 4 के कैप, ये थे। और मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया था कि इनका सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी हमें निकालनी है, वेग हमें निकालना है। दोस्तों कर लिया होगा, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था। फिर भी अगर नहीं किया तो बता देता हूं मैं आपको कैसे करना है इसको। हमें पता है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर प्लस m3 v3 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3, ये होता है। ठीक है दोस्तों, हीलियम का एटॉमिक मास कितना? 1, हीलियम का एटॉमिक मास 1, हाइड्रोजन का हो जाएगा 4, ऑक्सीजन का हो जाएगा 16। ठीक है दोस्तों, वेलोसिटी हमें दी हुई है, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? देखो m1 v1, देखो हम अलग अलग निकालेंगे जैसा कि हम करते आ रहे हैं। आई कैप का घटक प्लस यहां पर जे कैप का घटक प्लस यहां पर के कैप का घटक। ठीक है दोस्तों, देखो कैसे निकालेंगे। यहां पर लिखेंगे हम m1 v1, m1 कितना? 1 इंटू 1, 1 इंटू 1 प्लस m2 v2, m2 4, और यहां पर ये देखिए ये x घटक है सबका, यहां पर x लिख देता हूं मैं, x निकालेंगे तो x और y निकालेंगे तो y। ठीक है, 1 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 2, 4 इंटू 2 प्लस m3 v3, ये रहा 16 इंटू 2, 16 इंटू 2 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3, 1 प्लस 4 प्लस 16 यानी 21। बोलो ये बात समझ में आई? आई कैप का घटक लेंगे तो इस वेग का आई घटक इंटू m1, इस वेग का आई घटक इंटू m2, इस वेग का आई घटक इंटू m3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। इसी प्रकार जे कैप का लेंगे तो जे कैप का घटक इंटू m1 कितना आया? 1 इंटू 1 प्लस इसका जे कैप का घटक इंटू 2 m2, 4 इंटू माइनस 3, 4 इंटू माइनस 3 माइनस 12, माइनस कितना आ गया? 12 प्लस 16 इंटू 3, 16 दिया 48, 48 अपॉन m1 प्लस m2 m3 कितना हो जाएगा? 21। अब जे कैप का घटक m1 इंटू ये m1 इंटू यानी माइनस का 1 प्लस m2 v2, जे कैप का घटक 16 प्लस ये वाला 64, माइनस का 64, यहां पर माइनस का 64 अपॉन 21। बोलो आया समझ? V सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू क्या आ गया अपना? 1 प्लस 8 9 प्लस 32, 9 प्लस 32 41, 9 प्लस 32 41 अपॉन 21 आई कैप प्लस यहां देखो 48 प्लस 49 माइनस 2, 47 माइनस 37, 37 अपॉन 21 जे कैप। ठीक है दोस्तों, यहां पर देखेंगे हम तो 16 माइनस ये हो गया 65, 65 माइनस 169 5 माइनस 1 4 माइनस 49 अपॉन 21 के कैप। अगर आपने ये आंसर निकाला है तो आपका ये आंसर है सही है, इस प्रकार आएगा।
ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन था एक। तो इसके साथ एक क्वेश्चन और दिया था मैंने, वो क्वेश्चन क्या था बोलो, आ गया होगा शायद, ज्यादा मुश्किल तो था नहीं। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन और दिया था मैंने, वो क्या था वो देखो। वो क्वेश्चन इस प्रकार से था कि ये अपनी 2D, यहां पर 1 2 3 4 5 और 6, यहां पर 1 किलोग्राम द्रव्यमान रखा है, 2 kg, 3 kg, 4 kg, 5 kg और 6 kg। ठीक है, और इसके कोऑर्डिनेट 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0, 5, 0 एंड 6, 0। ठीक है दोस्तों, और ये सारे कण एक साथ गति प्रारंभ करते हैं किस वेग से, 2i कैप प्लस 3j कैप से। ये इनका वेलोसिटी है सबका एक साथ। तो इनके सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी चाहिए हमें, तो कैसे करेंगे देखो, उसी प्रकार करेंगे। देखो 1 किलोग्राम है, इसका वो कहां पर रखा है, पोजीशन वेक्टर क्या है, i कैप, इसका 2i कैप, इसका 3i कैप प्लस इसका 4i कैप। आगे देखो j कैप वाला 0 है तो मैं इसको j कैप नहीं लिख रहा हूं, साथ में 2i कैप, 3i कैप, 4i कैप, 5i कैप और 6i कैप। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगी, देखो यहां पर लिखेंगे हम i घटक प्लस यहां पर लिखेंगे हम j घटक, और यहां पर तीसरा और फाइनल लिखेंगे हम k कैप का घटक। ठीक है, i कैप देखो क्या होता है, m1 v1 यानी m1 1 इंटू 2 i कैप प्लस 2 इंटू 2 4 प्लस 3 इंटू 2 6 प्लस 4 इंटू 2 8 5 इंटू 2 10 प्लस 6 इंटू 2 12 अपॉन टोटल इनका 6 5 15 20 प्लस 21, बाई चांस 21 ही आ रहा है इसमें, तो सबसे में सब में क्या आएगा 21। और दूसरा घटक की बात करूं मैं 2 इंटू 2 यानी सॉरी दूसरा घटक जे कैप की बात करें ना, सॉरी के कैप का घटक तो है ही नहीं मेरे पास, 2D में है ना, तो के कैप का घटक तो है ही नहीं, इसको तो लिखने की आवश्यकता ही नहीं है। इसमें देखो ये क्या आएगा, जे कैप का घटक लिखना है ना मैं, जे कैप का, तो m1 v y1 3 इंटू 1 3 प्लस सॉरी 1 हाँ 3 इंटू 2 यानी 6 3 इंटू 3 9 3 इंटू 4 12 प्लस 3 इंटू 5 15 प्लस 3 इंटू 6 यानी 18 हो गए। ठीक है दोस्तों, अब आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए 1, 0 2, 0 3, 0, इनका कोई काम नहीं है, समझ रहे हो, सीधे सीधे 6 कण पड़े हैं, उनका वेलोसिटी सबकी ये है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकालो। समझ गए मेरी बात को, इनको सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए हैं, इनका कोई भी कार्य नहीं है, समझे मेरी बात को। तो देखो कितना आ गया इसका आंसर, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू, इनको ऐड करेंगे और 21 का डिवाइड कर देंगे, ऐड कर दीजिए 12 प्लस 12 42 24 24 34 42 अपॉन 21, यही आएगा आई कैप प्लस यहां पर देखो 6 9 9 8 18 182 30 45 45 63 63.21 जे कैप, ये हो जाएगा 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप। बोलो ये आएगा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके आएंगे। अब हम इसी क्लास को आगे बढ़ाते हैं और आज एक नया टॉपिक शुरू करते हैं जिसे हम कहेंगे रोटेशन मोशन, रोटेशनल मोशन, घूर्णी गति, यानी रिजिड बॉडी की घूर्णी गति। रोटेशनल अपना नया टॉपिक क्या है, रोटेशनल मोशन
ऑफ ए रिजिड बॉडी, या मैं यूं कहूं दृढ़ पिंड की घूर्णन गति या घूर्णी गति, घूर्णन गति। देखिए दोस्तों, जब कोई दृढ़ पिंड किसी अक्ष के सापेक्ष, अपने किसी अक्ष के सापेक्ष घूर्णी गति करता है, जैसे मान लीजिए कोई भी आपके पास ऑब्जेक्ट है, जैसे ये ऑब्जेक्ट है कोई इसी प्रकार का, ज्यादा ही बन गया कुछ टेढ़ा, देखो इस प्रकार का कोई ऑब्जेक्ट है, यदि अपनी किसी अक्ष के सापेक्ष घूर्णी गति करता है। देखो अक्ष को दर्शाने के लिए एक बात ध्यान रखना, इस बोर्ड के लंबवत, ये अपनी 2D है, इसके लंबवत अगर अक्ष दर्शाऊंगा मैं, अगर बाहर की तरफ दर्शाऊंगा तो मैं ये कॉर्नर दिखा दिया मैंने आपको, ये तीर दिखाएंगे। देखो एक तो ये साइन लगाया जाएगा बार बार, एक साइन ये लगाया जाएगा, इस साइन का मतलब है ऊपर की तरफ, बोर्ड के लंबवत ऊपर की तरफ, और क्रॉस का मतलब है अंदर की तरफ। ये तो आपने पता ही होगा आपको। तो इस अक्ष के सापेक्ष यदि ये दृढ़ पिंड रिजिड बॉडी यदि घूमने लग जाए, यानी इस प्रकार रोटेट होने लग जाए, घूर्णन गति किसे कहेंगे? यदि कोई भी रिजिड बॉडी अपने किसी अक्ष के सापेक्ष घूर्णन गति प्रारंभ कर दे, घूमने लग जाए, तो उसे हम कहेंगे उस दृढ़ पिंड की घूर्णन गति। समझ रहे हो? इस घूर्णन गति में क्या होता है, इस अक्ष के सापेक्ष मान लो ये घूम रही है इस प्रकार से, इस पर विद्यमान सभी कण, सभी पार्टिकल क्या करेंगे? घूमने लगेंगे, साथ में घूमेंगे। जैसे ये मानो ये आपके पास ये पेन है, ये इस प्रकार घूमने लग जाएगा, तो पेन पर विद्यमान सभी कण, मान लीजिए ये पेन इस प्रकार था पहले, देखिए इस प्रकार से था पेन, यदि अपने अक्ष के सापेक्ष बिल्कुल बीच से घूमने लग जाए, इस प्रकार से घूमने लग जाए, तो इस पर विद्यमान यहां पर एक कण था, पार्टिकल था, वो पहले यहां पर था, अब वो घूम करके कहां आ गया? यहां पर आ गया, यानी इस स्थान पर आ गया। पहले यहां पर था, अब यहां पर आ गया। ठीक है, तो ये अपना कुछ न कुछ स्थान से क्या हो गया? इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया, यानी इसका विस्थापन हो गया। इसे हम घूर्णी गति कहेंगे। अब देखिए इस घूर्णी गति में होता क्या है, ये जो विस्थापन हुआ है, किसी पार्टिकल का विस्थापन हुआ है, इस विस्थापन को कहते हैं हम कोणीय विस्थापन। क्या कहते हैं? कोणीय विस्थापन। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसको सिंपल एग्जांपल की सहायता समझाता हूं मैं। देखो बिल्कुल सिंपल एग्जांपल की सहायता समझाता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। देखो इस प्रकार से मान लीजिए कि आपके पास क्या है, कोई भी एक, जैसे घरों में काम में लेते, सिंपल एग्जांपल, ये अपनी कोई, ये मान लीजिए अपना कोई पंखा है, ठीक है, थोड़ा सा ठीक बनाता हूं दोबारा। मान लीजिए ये कोई पंखा है, अरे सीधी सी आपने समझना है, अपनी कलाकारी थोड़ी करनी है। ठीक है, ये कोई पंखा है, इस अक्ष के सापेक्ष ये घूर्णन कर रहा है ना, घूर्णन कर रहा है, इस प्रकार से घूर्णन कर रहा है मान लो। हाँ, पहले इसकी बात और बता देता हूं मैं। ये घूर्णन कर रहा है, तो अब मान लीजिए यहां पर कोई एक कण है, पार्टिकल है, अब ये घूर्णन करके पंखा इस पोजीशन पर आ गया, इस पोजीशन पर आ गया, ये समझ रहे हो? तो ये पार्टिकल जो यहां पर था, यहां पर जो पार्टिकल था वो अब कहां पर आ गया? यहां पर आ गया। इस पार्टिकल ने जो ये एंगल है, ये एंगल बनाया है, ये एंगल बनाया ना, ये वाला थीटा मान लेता हूं मैं इसको, थीटा। इस एंगल को कहेंगे हम कोणीय विस्थापन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहेंगे इस एंगल को, थीटा को। समझे मेरी बात को? घूर्णन गति में ये कोण क्या कहलाएगा? थीटा। अब देखो ये नीचे भी तो हो सकता है, अगर ये पंखा इस प्रकार से घूमता तो ये नीचे भी हो सकता, नीचे हो सकता था ना भी। ये पंखा हमने ऊपर की तरफ घुमाया, एंटी क्लॉकवाइज घुमाया, अगर क्लॉकवाइज घुमाते तो ये डिस्प्लेसमेंट यहां भी हो सकता था इस प्रकार से, है ना। इसको हम कह देते हैं माइनस थीटा, इसको कह देते हैं प्लस थीटा। अब देखो मेरी बात को सुनो ध्यान से, कोणीय विस्थापन कहेंगे किसको? घूर्णी गति के दौरान, देखो परिभाषा आपसे नहीं पूछ जाएगी लेकिन आपको पता होना चाहिए ना। घूर्णी गति के दौरान अक्ष के सापेक्ष स्थित किसी कण का कुछ क्या कहते हैं? डिस्प्लेस हो जाना, इसे कहेंगे
कोणीय विस्थापन निकालेंगे कैसे, देखो थीटा आपने बचपन से पढ़ते आ रहे हो, मैथ के अंदर 10वीं क्लास में पढ़ा होगा। कोण बराबर क्या होता है, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या होती है ना, चाप बटे त्रिज्या। अब मान के चलो ये दूरी अगर r हो, मान लो ये कोणीय विस्थापन हो रहा है, इसको मैं इसी प्रकार से भी दर्शा सकता हूं, देखो ये लीजिए यहां पर था एक कण बिंदु A पर, बिंदु B पर चला गया, ये बिंदु A अपना, ये बिंदु B, ठीक है। ये दूरी मैंने मान ली r, ये यदि r हो तो चाप बटे त्रिज्या, ये चाप की लंबाई मान लेते हैं, ये कितनी है s लिख दी मैंने। ये कोण अगर थीटा हो तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या कोणीय विस्थापन क्या हो जाएगा, कोणीय विस्थापन हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू चाप बटे त्रिज्या, चाप कितना s और त्रिज्या कितनी r, स्मॉल r दे दो कैपिटल R दे दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लो, ये होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कोणीय विस्थापन। कोणीय विस्थापन का मान हमेशा आपको किस में लेके आना है, रेडियन में। रेडियन को हम इस प्रकार से लिखेंगे RAD, स्मॉल RAD, रेडियन में आता है हमेशा कोणीय विस्थापन का मान, ठीक है। आपको ध्यान क्या रखना है, कोणीय विस्थापन का मान किस में आता है, रेडियन में। अगर क्वेश्चन के अंदर कोणीय विस्थापन का मान रेडियन में नहीं दिया है तो आप उसको रेडियन में चेंज करोगे। जैसे कई बार दे दिया जाता है थीटा में दे दिया जाएगा सीधा सीधा, कोणीय विस्थापन का मान थीटा में अगर दे दिया जाए तो हम रेडियन में चेंज कर लेंगे उसको। किस प्रकार से, जैसे अगर आपको बोल दिया जाए 60 डिग्री है ना, 60 डिग्री अगर बोल दिया जाए तो उसको आप रेडियन में चेंज करो, तो कैसे करोगे, डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए पाई बटा 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पाई बटा 180 से। एक बार फिर से इधर देखो, डिग्री को किस में चेंज करना है, रेडियन में, तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे पाई बटा 180 से। यदि आपको रेडियन को और डिग्री में चेंज करना है तो आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 180 बटे पाई से। ये बात ध्यान रखनी है आपको, यदि डिग्री में दिया और रेडियन में चेंज करना है पाई बटा 180, लेकिन जनरली आपको क्वेश्चन में क्या पूछ सकता है, ज्यादा से ज्यादा डिग्री में दे देगा, उसको आप रेडियन में चेंज कर लेंगे। इस क्वेश्चन करते मैं बता रहा हूं मैं आपको कैसे करना है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकाल लोगे। अब आगे आपका आता है एक छोटा सा टॉपिक, कोणीय विस्थापन के बाद कोणीय वेग, कोणीय वेग। देखो आगे कोणीय वेग, कोणीय वेग आप बता सकते हो सिंपल वेग क्या होता है। सिंपल वेग होता है विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं, विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। ठीक उसी प्रकार कोणीय वेग क्या हो जाएगा, कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर को कहते हैं कोणीय वेग, यानी कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर, कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, कोणीय वेग। कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, कोणीय वेग कहलाती है। जैसे मैं आपको बताऊं, यदि कोणीय विस्थापन थीटा है, मान लो कितना है, थीटा है, यह है कोणीय विस्थापन। कोणीय वेग को दर्शाएंगे किससे, ओमेगा से, ओमेगा से दर्शाएंगे। तो ओमेगा का मान क्या होता है, थीटा में विस्थापन की दर डी थीटा बाई डी टी, ये आपको ध्यान में रखना है। कोणीय विस्थापन की दर क्या होता है, डी थीटा बाई डी टी। अब चूंकि आपको पता है ओमेगा है, वेलोसिटी है, वेग है, इसकी कोई ना कोई डायरेक्शन भी होती है। थीटा में परिवर्तन की दर, देखो दोस्तों मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया था कि यहां पर कोई कण था, ये अपना पंखा फैन, ये घूम करके यहां आ गया था, यहां आ गया था ना, यहां पर कोई कण था तो वो कहां घूम कर आ गया था, यहां एस चला था, ये डिस्टेंस कितनी थी, कैपिटल आर, ये हमने एंगल कितना माना था, थीटा। तो कोणीय वेग होता है कि ये कण यहां से चलकर यहां आने में, यानी थीटा परिवर्तन में कितना टाइम लगा, वो क्या होता है, कोणीय वेग होता है। थीटा चलने में कितना टाइम लगा, वो होता है ओमेगा। ओमेगा होता है डी थीटा बाई डी टी, यानी कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर होता है कोणीय वेग। अब देखो आगे, कोणीय वेग होता है तो वेलोसिटी है तो इसकी कोई ना कोई डायरेक्शन होती है। अब डायरेक्शन किस प्रकार निकालेंगे वो देखो, डायरेक्शन निकालने के लिए
देखो या मान लो ये इस अक्ष के सापेक्ष कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी रिजिड बॉडी है, इसको मैं साफ कर देता हूं। मान लो कोई भी रिजिड बॉडी है, ये अपनी कोई रिजिड बॉडी है, ठीक है, ये इस अक्ष के सापेक्ष घूर्णन गति कर रही है, इस अक्ष के सापेक्ष क्या कर रही है, घूर्णन गति। यदि ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, सपोज करो एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, इसकी डायरेक्शन कैसे निकालेंगे कोणीय वेग की। देखो ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है तो इसका मतलब इस प्रकार घूम रही है, इस प्रकार घूम रही है। इसकी डायरेक्शन कोणीय वेग की डायरेक्शन निकालने के लिए आपको एक रूल होता है, उसे बोलते हैं राइट हैंडेड रूल, यानी दाएं हाथ का नियम, वो काम में लेना है। किस प्रकार, यदि अंगुलियां वेग की डायरेक्शन को, विस्थापन की डायरेक्शन को एंगुलर मोमेंट की एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन को दर्शाती हो, यानी जिस दिशा में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उस दिशा को दर्शाती हो, तो जो अंगूठा होता है वो किसको दर्शाएगा, किसको दर्शाएगा, कोणीय वेग की डायरेक्शन को। जैसे इस प्रकार से ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो डायरेक्शन क्या होगी, ऊपर की तरफ, कोणीय वेग की डायरेक्शन क्या होगी, ऊपर की तरफ। या इस प्रकार से मैं कहूं कोई चकती है ना, कोई चकती है, वो इस अक्ष के सापेक्ष रोटेट हो रही है, यदि ये इस प्रकार रोटेट हो रही है, इस प्रकार का मतलब एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ऊपर की तरफ। यहां पर ऊपर की तरफ दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं, पॉइंट काम में लेते हैं, तीर पॉइंट काम में लेते हैं। और यदि यही पार्टिकल अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, इस अक्ष के सापेक्ष एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो डायरेक्शन देखो क्या होगी, नीचे की तरफ। और क्लॉकवाइज घूम रहा है तो ऊपर की तरफ, तो नीचे की तरफ होगी, तो हम क्रॉस काम में लेते हैं। या यहीं ये काम में लूं तो ये चकती है, मान लो ये चकती अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, इसका मतलब इस प्रकार घूम रही है, क्लॉकवाइज घूम रही है, तो इस प्रकार घूम रही है, यानी इस प्रकार देखो, तो डायरेक्शन क्या होगी, नीचे की तरफ। बोलो, बिल्कुल इजी है, कोई दिक्कत नहीं है ना। कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर कोणीय वेग हो गया डी थीटा बाई डी टी। अब एक छोटा सी बात और कर लेते हैं, वो है कोणीय त्वरण, उसकी बात कर लेते हैं, कोणीय त्वरण की। आप हमें बताएंगे कि राइट हैंडेड रूल आपको समझ में आया या नहीं आया, कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। अब देखो कोणीय त्वरण, इसको हम दर्शाएंगे अल्फा से, ठीक है दोस्तों। कोणीय त्वरण किसे कहते हैं, कोणीय वेग यानी ओमेगा में परिवर्तन की दर, क्या होती है, ओमेगा में परिवर्तन की दर क्या होती है, कोणीय त्वरण। अल्फा से दर्शाएंगे इसको। अच्छा देखो अल्फा क्या लिखेंगे हम, अल्फा डी ओमेगा बाई डी टी। बोलो समझे क्या, कोणीय त्वरण। इसका अब मैंने आपको इसकी यूनिट नहीं बताई, यूनिट क्या होगी, देखो इसकी कोणीय वेग की यूनिट क्या होगी। थीटा को किस में नापते हैं, रेडियन में, और टी यानी टाइम को किस में, सेकंड में। तो रेडियन प्रति सेकंड क्या हो गई, कोणीय वेग का मात्रक हो गया, यूनिट हो गई, है ना। अब कोणीय त्वरण की यूनिट निकाले तो ओमेगा किस में नापते हैं, रेडियन प्रति सेकंड में, रेडियन प्रति सेकंड अपॉन टाइम नीचे, इसको फिर से सेकंड, ये नीचे चला गया, क्या आ गया, रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर। या इसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूं, रेडियन सेकंड का इनवर्स -2 पर। बोलो ठीक है, समझ आया। एल्फा को क्या लिख सकते हैं, डी ओमेगा बाई डी टी, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं डी अपॉन डी टी, और ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, डी थीटा बटा डी टी। यहां से देखो ऊपर डी थीटा बट अपॉन डी टी, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी। बोलो ये कहानी आपको समझ में आई या नहीं आई, बताओ। कोणीय त्वरण आ गया, कोणीय त्वरण आ गया, कोणीय वेग आ गया। बिल्कुल इजी है, आपको सिर्फ फॉर्मूले याद रखने हैं और इनकी मात्रक यानी यूनिट याद रखनी है आपको, इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट क्या होती है, और बाकी क्वेश्चन करेंगे तो आपको और समझ में आ जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको साधारण अवकलन तो आते ही होंगे, अगर नहीं आते तो फिर भी देख लेंगे। देखो एक दो क्वेश्चन करते हैं, फिर समझ में आएगा आपको। इन फॉर्मूलों को मैं रख देता हूं यहीं पे, फॉर्मूलों को हम नहीं साफ करते हैं, मिटाते नहीं है। क्वेश्चन करते हैं, देखो देखो दोस्तों, क्वेश्चन किस प्रकार से है,
कि एक चक्र या एक पहिए का व्यास कितना है? 0.36 मीटर है। यदि इसकी कोणीय स्थिति इस प्रकार के क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा है, क्योंकि इसमें ज्यादा लॉजिक नहीं है, लेकिन थोड़ी सी क्या है, मिक्स हो गई है फिजिक्स और मैथ। इसकी कोणीय स्थिति थीटा बराबर 3t² + 2t, थीटा बराबर 3t² + 2t से दर्शाई गई हो तो पहला क्या पूछ रखा है? t बराबर 2 सेकंड पर चक्कर पर स्थित कण का विस्थापन। t बराबर 2 सेकंड पर चक्कर की रिम पर t बराबर 2 सेकंड पर चक्कर की रिम पर स्थित कण का विस्थापन। पहला क्वेश्चन ये है, क्या होगा देखो। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, पूछ रखा है, ये सूत्र याद रह जाएगा आपको मेरे हिसाब से। मैं इसको साफ कर देता हूं, बोर्ड पे जगह नहीं है। डी थीटा अपॉन डी टी है, यानी थीटा का मान कैसे निकालते हैं? ओमेगा कैसे है? डी थीटा अपॉन डी टी। ठीक है, ये सूत्र है, ये आपको याद रह जाएगा। अल्फा क्या है? d² थीटा अपॉन dt², सॉरी यहाँ। और आगे पूछ रखा है t बराबर 4 सेकंड पर पहिए का त्वरण। t बराबर 4 सेकंड पर पहिए का कोणीय त्वरण। देखो कैसे निकालेंगे। देखो दोस्तों, t 3t² + 2t, ये थीटा है। थीटा क्या है? 3t² + 2t। ठीक है, हमें पहले क्वेश्चन में क्या पूछा है कि t बराबर 2 सेकंड पर कण की रिम पर स्थित कण का विस्थापन क्या होगा। देखो t बराबर 0 पर क्या होगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 0। t बराबर 0 पर कितना आ रहा है? t बराबर 0, इसमें 0 रखो, तो t बराबर 0 पर मैं थीटा नोट दे देता हूं, इसको थीटा 0 दे देता हूं नाम। तो यहां पर क्या आएगा? 0 + 0, क्योंकि यहां पर t 0 रखेंगे तो 3 × 0 0 + 2 × 0 0, यानी 0 डिग्री, 0 रेडियन, सॉरी डिग्री नहीं। t बराबर 2 सेकंड पर देखो, t बराबर 2 सेकंड पर चक्कर की रिम पर कण का विस्थापन पूछा है। t बराबर 2 रखेंगे, यहां क्या आएगा? थीटा t बराबर 2 पर 3 × 2 का स्क्वायर प्लस 2 × 2, यह आ जाएगा आपका 3 2 2 4 × 12 प्लस 2 2 4, यानी 16 रेडियन। यह आ गया आपका विस्थापन। बोलो कोई मुश्किल है क्या? बिल्कुल इजी है। हमने t बराबर 2 रख दिया, पहले 0 था। अगर यहां पर कुछ आता, सपोज करो t बराबर 0 पर कुछ बच जाता, अगर 1 2 5, तो विस्थापन निकालने के लिए इसमें से माइनस कर देते। समझ रहे हो ना मेरी बात को? भी यहां पर मान लो 2 रेडियन आता, t बराबर 0 रखने पर 2 रेडियन आता, और हमें विस्थापन पूछा है, कोणीय विस्थापन, तो हम इसमें से ये माइनस कर देते, है ना। अब देखो आगे दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रखा है? t बराबर 4 सेकंड पर पहिए का कोणीय त्वरण पूछ रखा है। कोणीय त्वरण भी निकाल देते हैं और वह कोणीय वेग दोनों निकाल देते हैं, कोणीय वेग भी निकाल देते हैं, कोणीय वेग। अब देखो कोणीय वेग निकाल देते हैं। पहले कोणीय वेग कैसे निकालते हैं? हमें पता है कोणीय वेग होता है ओमेगा = d थीटा अपॉन dt, ये होता है। यानी इसका हमें क्या करना है? अवकलन। अब अवकलन के लिए मैं एक साधारण सा फॉर्मूला बता देता हूं। यदि हमें x की पावर n का अवकलन करना हो तो हम कैसे करते हैं? dx अपॉन dt, x की पावर n का अवकलन करते हैं। तो कैसे करते हैं? देखो दोस्तों, x की पावर n प्लस, सॉरी समाकलन वाला सूत्र लिख दिया, n x की पावर n - 1, ये होता है। x की पावर n का अवकलन होता है n x की पावर n - 1। तो देखो हमें t के सापेक्ष अवकलन करना है इसका,
यहाँ पर x ही आएगा, x के सापेक्ष अवकलन किया ना। यहाँ पर देखो t के सापेक्ष अवकलन करना है तो देखो 3 t की पावर 2 है, इसे लिखेंगे 2 t की पावर 2 माइनस 1 प्लस 2 t की पावर 1 है तो 1 इंटू टी की पावर 1 माइनस 1। बोलो ये बात समझ में आई क्या? ये बात समझ में आई? तो ओमेगा क्या आ गया 3 इंटू, इसको देखो 3 दूनी 6, सॉरी ये एक टर्म है, ये एक टर्म है यहां तक, और ये 2 इंटू टी है तो ये 2 इंटू टी हो गया। देखो 3 इंटू 2 यानी 6 और टी की पावर 1 ही बची है प्लस 2 टी की पावर 0। टी की पावर 0 का मतलब होता है एक, किसी भी संख्या की पावर अगर 0 तो उसका मतलब 1 होता है। तो ये तो 1 हो गया, 1 2 इंटू 1 यानी 2। ये आ गया अपना ओमेगा। ये पूछा कितने पर है? टी बराबर 4 सेकंड पर हमें निकालना है। तो यदि टी बराबर 4 हो तो ओमेगा कितना आ जाएगा 6 इंटू 4, टी की जगह 4 रखना है हमें, 6 इंटू 4 24 प्लस 2 26 रेडियन प्रति सेकंड। बोलो आ गया। अब हमें त्वरण निकालना है तो एक बार फिर से इसका अवकलन करते हैं। डी ओमेगा अपॉन क्या आ जाएगा डी टी इज इक्वल टू 6 अपनी जगह है, टी की पावर 1 है तो 1 इंटू टी की पावर 1 माइनस 1 प्लस इसका अवकलन 0 हो जाएगा। किसी भी सिंगल क्वांटिटी का अवकलन क्या होता है, यदि कोई वेरिएबल नहीं है तो उसका अवकलन 0 होता है। ये 0 हो गया, ये अपना आ गया 6। 1 इंटू ये टी की पावर 0 होती है तो 1 हो गया है, 1 इंटू 1 1 और 6 टी ओमेगा अपॉन डी टी, यानी त्वरण क्या आ गया अल्फा, इसका मान आ गया 6। ये हर कंडीशन में 6 रहेगा, यानी टी का मान टी बराबर 4 सेकंड, यानी टी नहीं आ रहा ना इसमें भी, वेरिएबल टी नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये है कि इसका त्वरण क्या है नियत है, कांस्टेंट है। टी बराबर 4 सेकंड पे निकालोगे तो ही 6 मिलेगा, टी बराबर 1 सेकंड पे निकालोगे तो ही 6 मिलेगा, टी बराबर 10 सेकंड पे निकालोगे तो ही 6 मिलेगा। यानी टी पर डिपेंड नहीं करता अल्फा, यानी कोणीय त्वरण का मान टाइम पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है दोस्तों, इसी क्लास को हम आगे रखेंगे। देखो ज़्यादा लंबी हो जाती है वीडियो, फिर अपलोड करने में और पढ़ने में भी थोड़ा वो क्या है कि दिक्कत आती है। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, लगे रहिए आप। और अगर आपको समझ में आ रही है फिजिक्स तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को